ऑल राइट, अच्छा अब हमारे पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, हम ये भी साथ ही हमने समझना है इसको। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से पता है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये होता है जहां पर कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम होती है, तो हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आता है? ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब आता है जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। और मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होता है? यानी कि मैं कह सकता हूँ, इसका मतलब है कि अ पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए जरूरी क्या है कि आप, जो आपकी कैपेसिटी है, आप वो उस लेवल तक प्रोड्यूस करें। अगर आप उस लेवल तक प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको जितना प्रॉफिट होना चाहिए आउटपुट बनाने के बाद, वो नहीं होगा आपको। तो ये तो जरूरी है कि एक फर्म जो है अगर वो इक्विलिब्रियम में आना चाह रही है तो उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूस करना है, और ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम लेवल पे हो, इकोनॉमी ऑफ स्केल भी अचीव होगा, सारी बात है। अच्छा, अब उसके लिए कंडीशन क्या है, हम कैसे पहचानेंगे इसको कि जहाँ पे आउटपुट आपकी मैक्सिमम है यहाँ होनी चाहिए, जहाँ पे कॉस्ट आपकी मिनिमम है? तो उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ओवर प्राइस ऑफ लेबर, यानी कि उसकी वेज हो सकती है, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल, और इसी तरह आगे अगर हम चाहें कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड अगर करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ओवर प्राइस ऑफ लैंड ये भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन, यानी कि ये अगर बराबर हैं दोनों साइड्स, तो इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। यानी कि ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूस करना है, जब आप एक सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप एक सर्टन लेवल पे लेबर के यूनिट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, कैपिटल के यूनिट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपने उनको उनकी प्राइस से कंपेयर करना है। तो अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है, जिस तरह हमने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल भी पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो ये आप कह लो कि आपका जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, अगर आप बोलना चाह रहे हैं इसको प्रिंसिपल, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना होता है कि अगर लेट से कि आप का यहाँ पर आंसर, लेट से लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 100 आ रहा है, आपने जो यूनिट लगाया लेबर का आखिरी, उससे आपको इतनी मार्जिनल प्रोडक्ट मिली है, और जो प्राइस है लेबर की वो 5 है फॉर एग्जाम्पल, और जो कैपिटल का लास्ट यूनिट लगाया है उससे जो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट आ रही है लेट से वो 200 है, और इसकी जो प्राइस है वो 20 है। तो अब अगर हम देखें तो इसका आंसर 20 आ रहा है, जबकि इसका आंसर 10 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो वहां पे क्या करना है कि आपको इनको दोनों को बराबर लाना है। बराबर कैसे लाया जाए, सवाल ये है। बराबर लाने के लिए आपको ये करना होगा, क्योंकि आपको इस इक्वेशन को ही मीट करना है ना, इसी के अकॉर्डिंगली आप प्रोड्यूस करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों रेशियोज आपने इक्वल लेके आनी है। तो आप जो लेबर है उसको कम इस्तेमाल करेंगे या ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, सवाल ये है। आपको क्या लग रहा है? और कैपिटल को क्या करेंगे, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि या तो ये 20 कम हो जाए और या फिर वो 10 ज्यादा हो जाए। तो आप लेबर की क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए कि नहीं, ये बताओ। सर आई थिंक कम इस्तेमाल करेंगे। आप कम इस्तेमाल करेंगे, अच्छा अगर कम, आपको पता है जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और आप एक लेबर के यूनिट्स लगाते जा रहे हैं, तो स्टार्ट में तो आपको क्या होगा कि आपकी कॉस्ट तो कम होगी, लेकिन लेबर जो है वो आपको, हर नया जो वर्कर है वो पहले से ज्यादा आउटपुट बना के देगा। और हमने दोनों पढ़े हैं शायद, आ, नहीं अभी नहीं पढ़े, अच्छा खैर। तो अब हर दफा नया वर्कर जो आप रखेंगे वो पहले से ज्यादा आउटपुट बना के दे रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप ज्यादा कंज्यूम, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वर्कर की प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। अगर हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को भी ले लें, तो स्टार्ट में आता है, और स्टार्ट में
प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, उसके बाद कम होती जाती है। यानी कि अगर अभी 100 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने एक वर्कर और लगाया, लेट्स से ये स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तो आगे प्रोडक्शन 100 एंड जो मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर की वो 100 नहीं आने वाली, वो तो 120 आ जाएगी या 150 आ जाएगी, और प्राइस और लेबर में तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आपका आंसर और बड़ा हो जाएगा और गैप और बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जब ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आएगा साथ, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी, और फिर आपका ये आंसर जो 20 आ रहा है, लेट से फिर वो 100 की जगह पर 50 आ गया। आपने ज्यादा प्रोडक्शन की बाय यूजिंग मोर यूनिट्स ऑफ लेबर, तो क्या हुआ कि आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो गिर गई। अच्छा, ये ना अभी जो हमने पढ़ा नहीं लॉ, लेकिन मैं अभी आप यही समझ लें कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जब आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो आएगा ही। वो आएगा तो हम ऐसे ले लेते हैं कि भाई वो अब 50 एक वर्कर बना रहे हैं, प्राइस जो है वो 5 ही है, तो अब जारी बात है अंडरस्टूड है, हमें नजर आ रहा है 10 आ गया। तो आप इस तरह से अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे। किसके कॉम्बिनेशन को? गुड्स के कॉम्बिनेशन को नहीं, रिसोर्सेज के कॉम्बिनेशन। तो आप यहाँ पर अब 10 ले आए हैं, इसका मतलब है कि ठीक है, आप लेबर को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल को नहीं करेंगे, और ये आपका वो आउटपुट लेवल होगा जहाँ पे आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आएगा, यानी कि आउटपुट लेवल विद अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो आप 10-10 बराबर आ गया आपके लिए ये ए, बात। अब वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आ गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, या आप नहीं कर सकते, जो भी रीजन है, जैसे कि एग्जांपल है कि अगर शॉर्ट रन है, तो शॉर्ट रन में तो आप कैपिटल को चेंज ही नहीं कर सकते, तो फिर आप लेबर को ही चेंज करेंगे ना, सारी बात है। लेबर के यूनिट्स को कम या ज्यादा करके इक्वल करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग रन है तो फिर आप कैपिटल को भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आप ये बढ़ाना चाह रहे हैं, वैल्यू जो 10 आ रही है कैपिटल की, तो आप क्या करेंगे फिर कि कैपिटल के यूनिट्स को कम कर दें, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है कि वो आपकी पहुंच जाए 400 पे, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो, और नीचे प्राइस 20 है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑफ कोर्स 20 आ जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट रन है तो ऑफ कोर्स आपने ये रेशियोज को इक्वल तो करना है, लेकिन फिर आप ऑफ कोर्स सिर्फ वेरिएबल फैक्टर लेबर ही नॉर्मली कंसिडर होता है, तो उसी को फिर आप कम या ज्यादा करेंगे, और प्रोड्यूसर जो है वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेकर आएगा। वो सब्स्टिट्यूट करेगा वन फैक्टर विद द अदर, वो लेबर है, कैपिटल है, वो लैंड है, जो भी है वो ये काम करेगा। जी, ये समझ आ गई ना इसकी? सर इसका मतलब ये है कि मतलब हम लेबर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इसीलिए आउटपुट कम होगी, तो फिर वो जो बेटा आउटपुट कम नहीं हो रही, मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगी या ज्यादा हो रही है, फॉर्मूला देखो ना। तो इसका मतलब अगर आप लेबर को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाएगी उसकी एक सर्टन स्टेज पे। और हमने पढ़ा भी हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व किस तरह का होता है। पहले वो बढ़ता है, जो हमने कल मिरर इमेज भी पढ़ा था, फिर वो कम होना शुरू हो जाता है, और वो शुरू में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न आ गया। तो आपने ये देखना है आप किस स्टेज पर ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर डिमिनिशिंग रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो फिर आप उस हिसाब से ही करेंगे। आप कम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ जाएगी। ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो जाएगी। ओके सर। ओके, ये तो हमने देख ली, वैसे इस पे ज्यादा सवाल आता नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी ये मैंने एक्सप्लेन जरूर आपको कर दिया। और आगे चले अब, तो आप जरा देख लें इसको डायग्राम से भी। अच्छा, जब हमने ये इक्वेशन देख ली तो आपने पढ़ा है जो इंडिफरेंस कर्व आपको अच्छे से याद होगा। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आता है? जहां पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा उसके साथ टेंजेंट बनाता है, और इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को शो करता है कि वो कौन सी कॉम्बिनेशन लेना प्रेफर करेंगे, ले सकते हैं कि नहीं, ये हमें नहीं पता, वो बजट लाइन पे डिपेंड करता है। और बजट लाइन बताती है कि आप कितनी चीजें खरीद सकते हैं फॉर कंजम्पशन पर्पज, खरीद कितने रहे हैं हमें ये नहीं पता। बहरहाल वो दोनों के इंटरेक्शन से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे पास एक अप्रोच आ गई, आइसो क्वांट अप्रोच या इसको, और इसमें हम क्या करते हैं कि
आइसो क्वांट कर्व का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम इंडिफरेंस कर्व का इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, इसी तरह प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हम आइसो क्वांट कर्व का इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरह बजट लाइन का इस्तेमाल करते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तो हम आइसो कॉस्ट लाइन का इस्तेमाल करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में। अब ये दोनों क्या हैं उसको देख लेते हैं नीचे, और उनका इंटरेक्शन वैसे ही होगा जैसे कि इंडिफरेंस कर्व में होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। मैं सीधा डायग्राम पे आऊंगा। तो ये हमारे पास आइसो क्वांट कर्व है। ऑफ कोर्स ये भी हमें क्या बता रहे हैं, ये आपके पास डिफरेंट आइसो क्वांट कर्व है, आइसो क्वांट कर्व का मैप भी आप उसको बोल सकते हैं। और ये क्या दिखा रहा है कि एक आइसो क्वांट कर्व शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, गुड्स नहीं क्योंकि वो कंजम्पशन में था, ठीक है। लेकिन आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें, आप ए पे चले जाएं, बी पे चले जाएं, सी पे चले जाएं, मैं IQ अगर की बात कर रहा हूँ, इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो आप मैक्सिमम 100 आउटपुट ही बना पा रहे हैं। यानी कि एक आइसोकॉन कर्व पे अगर आप मूवमेंट अलोंग द कर्व करते हैं तो योर टोटल आउटपुट रिमेन द सेम, बट कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो आप चेंज हो जाते हैं आपके। अच्छा, अब और अगर लेकिन अगर आप हायर आइसोकॉन कर्व पे चले जाते हैं बी से डी पे, तो ऑफ कोर्स वो हायर है तो वो आपको हायर आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा, क्योंकि अब जो कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, यहाँ हमने कैपिटल और लेबर लिए हुए हैं, तो आप दोनों की ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कर पाएंगे आप अगर आप यहाँ पहुंच जाते हैं तो। आइसोकॉन का अब ये नहीं बता रहा कि आप वहाँ प्रोड्यूसर वहां पहुंच सकता है कि नहीं, ये तो प्रेफरेंसेस यहाँ पर भी प्रोड्यूसर की प्रेफरेंसेस शो हो रही हैं कि वो कैपिटल को ज्यादा इस्तेमाल करना चाह रहा है या लेबर को इस्तेमाल ज्यादा करना चाह रहा है। अच्छा, आप डी पे जाएंगे तो आउटपुट बढ़ गई आपकी ऑफ कोर्स, और अगर ई पे जाएंगे तो और हाई, जितने हायर आईसी क्वांट कर्व पे जाएंगे उतनी ही आपकी आउटपुट बढ़ती जाएगी, वो 200 से 300 पे हो गई, क्योंकि आप पहले से ज्यादा, अगर आप यहाँ पहुंच जाते हैं कैपेसिटी है, तो आप दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी कैपेसिटी तो ऑफकोर्स बढ़ेगी, आप ज्यादा बना सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास आइसो कॉस्ट लाइन है, वो भी आप देख रहे हैं बजट लाइन की तरह की है, लेकिन इसमें हम दोनों तरफ गुड्स नहीं ले रहे, इसमें हम वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं क्योंकि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे रुक जाएंगे तो उसका मतलब आप सारा कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं और लेबर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर हैं इसका मतलब आप दोनों का कोई सर्टन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल अच्छा करने के काबिल हैं, क्योंकि आइसो कॉस्ट लाइन ये नहीं बताती कि आप किस लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं या कैपिटल और लेबर के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो आपको दिखा रहा है कि आपके पास ये सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, आप कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अच्छा, जब हमें ये पता चल गया तो ये आपको बेसिकली आइसो कॉस्ट लाइन जो है ये कैपेसिटी को शो कर रही है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। वो जो बजट लाइन है वो शो करती है कैपेसिटी टू कंज्यूम, भाई इतना फर्क है। अच्छा, और इसमें भी आपको एक, अगर आपको आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, फाइनेंस भी लिमिटेड है, तो लेबर को अगर ज्यादा करेंगे तो कैपिटल को आप फिर कम करना चाहेंगे, या कैपिटल को ज्यादा करना है तो लेबर को कम करेंगे, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं। हाँ, अब ये आ गया, अब दोनों की इंटरेक्शन देखिए, आइसो कॉनकर्व नजर आ रहे हैं और आइसो कॉस्ट लाइन नजर आ रहे हैं, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तब आता है जब आइसो कॉस्ट लाइन टेंजेंट बनाएगी हाईएस्ट पॉसिबल आइसो कॉनकर्व के साथ, तो हम कहेंगे कंज्यूमर जो है वो, सॉरी प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो ये वो पॉइंट है जहां प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर आपकी जो आउटपुट टोटल है वो 100 है, वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट टोटल 200 है और यहाँ पर 300 है। ऑफ कोर्स 300 पे तो कैपेसिटी नहीं है, आपकी कैपेसिटी आप ए बी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप ए पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज बोथ पॉइंट्स आर ऑन द सेम आइसो कॉस्ट लाइन, लेकिन आप वहां ऑपरेट करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप ई पे जाएंगे, क्योंकि ई जो है वो एक तो हायर हायर आइसो कॉन कर्व पे है और वो आइसो कॉस्ट लाइन के ऊपर भी है, तो आप प्रेफर करेंगे ई को ए और बी के बजाय, क्योंकि वो आपको पहले से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा, और आउटपुट अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट भी आपकी मिनिमाइज होगी और आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। अच्छा, और अच्छा अपना प्रॉफिट एक्चुअली आपका सबसे ज्यादा होता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है किस पे, कॉस्ट पे। अच्छा, अब वो कॉस्ट तो नहीं दी हुई आपको यहाँ पे, मतलब प्रोडक्शन, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो वो तो यहाँ नहीं दिया हुआ ना कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी क्या कॉस्ट है, हमें तो
दिए हुए हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन आपका जो आउटपुट लेवल है, अगर आप यहां प्रोड्यूस करेंगे तो ये लेवल है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा अगर आप इस ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली हमें यहाँ आउटपुट भी नहीं दी हुई ना, हमें तो फैक्ट ऑफ द प्रोडक्शन दी हुई। लेकिन अगर आप ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तेमाल करके जिस भी लेवल ऑफ आउटपुट पे आप प्रोड्यूस करते हैं, वो लेट से आपकी 200 है जो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो 200 लेवल ऑफ आउटपुट पे आप प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यानी कि वो अब कैपेसिटी रखता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। अगेन डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कितनी आ रही है। जी, यहाँ तक कोई सवाल है आपका? नो सर। नहीं है, ओके। सेम चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आईसी आता है तो ये भी उसी पैटर्न पे है, सिर्फ कंज्यूमर को हमने प्रोड्यूसर से रिप्लेस कर दिया हुआ है। सर ए बी इसीलिए वो जी प्रॉफिट जी, मैक्सिमाइजिंग बोले, मुझे बात नहीं आई। 1 पे है, राइट? दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। सर जो ए और बी पॉइंट है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो लोअर आईक्यू पे है। वो जी, वो एक तो ये बात है कि वो लोअर आईक्यू पे है और उसमें आउटपुट भी कम प्रोड्यूस हो रही है। तो आउटपुट ज्यादा जब आप करेंगे तो हमने देखा है कि कॉस्ट भी मिनिमाइज होगी और तभी प्रॉफिट आप मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पे पहुंच सकते हैं, जो इस केस में 200 है। बिल्कुल यही वजह है। ओके सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो अब हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन देख लिया है। तो ऊपर इसका मतलब है हम जो अभी पढ़ रहे थे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन है हम यहाँ पर, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर शॉर्ट रन है तो आप सिर्फ लेबर को ही चेंज कर पाएंगे, कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे अगर आपने ये रेशियोज को बराबर करना है। अच्छा, अब हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पे आ गए। आपको अच्छे से पता है इसमें सारे फैक्टर्स आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं। और इसमें फिर हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो होता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। और स्केल ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली कैपेसिटी को शो करता है। अगर मैंने नीचे लिखा हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी फर्म की कैपेसिटी को शो करता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई फर्म अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रही है तो इसका मतलब है कि वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। और कैपेसिटी एक ही सूरत में बढ़ती है, जब आप अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा करें। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बिल्डिंग है वहां पे 100 चीजें बन सकती हैं, तो कैपेसिटी तो 100 है। अब आपने वर्कर आप लगाई जा रहे हैं, तो आप पहले 20 चीजें बना रहे थे, आपने वर्कर इस्तेमाल करते गए, 20 से 30, 30 से 40 चीजें बन गई, 50 बन गई, तो वो कैपेसिटी के ऊपर तो जा ही नहीं सकती। तो आपकी प्रोडक्शन तो बढ़ रही है। अक्सर ना इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। इसका मतलब है कैपेसिटी बढ़ अगर बढ़ाना चाहते हैं आप, तो आपको लॉन्ग रन में ही जाना पड़ेगा। शॉर्ट रन में कैपेसिटी नहीं बढ़ती, क्योंकि आप सारे फैक्टर्स को वेरिएबल नहीं कर सकते। तो इसलिए स्केल ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग रन में आता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। उसमें फिर हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट आ गए: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और फिर आ गया कांस्टेंट रिटर्न। अब इसमें भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को समझ लेते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर वर्ड जिसपे गौर करना है आपने वो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो फौरन समझ आना चाहिए कि भाई ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न खाली है, ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, तो उसमें स्केल नहीं आ रहा, तो वो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। तो अब आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जब आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल कर रहे हैं, आपने लैंड को डबल कर दिया, लेबर को डबल कर दिया, कैपिटल को डबल कर दिया, लेकिन आउटपुट डबल से भी ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये लाजमी है कि आपने जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल किया है तो जितनी आपकी कॉस्ट में इजाफा हुआ है उससे ज्यादा आपके आउटपुट में इजाफा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट होगी, एवरेज जो आपकी कॉस्ट होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलते हैं। उसके बहुत से रीजन हैं, वो हम नीचे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये रीजन यही है। इसी तरह से अगर हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल को देख रहे हैं, तो वहां आप जब लैंड को डबल कर रहे हैं, लेबर को भी डबल कर रहे हैं, कैपिटल को भी डबल कर रहे हैं,
आउटपुट डबल नहीं हो रही, तो जितना खर्चा कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको मिल नहीं रहा आउटपुट की शक्ल में, तो यहाँ पर आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इस कॉन्सेप्ट को हम डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल भी बोलते हैं। रीजन बहुत सी हो सकती है, वो हम देखेंगे अभी। और कॉन्स्टेंट में आपका जितना लैंड में इजाफा, लेबर में इजाफा, कैपिटल में इजाफा, उतना ही आउटपुट में इजाफा हो रहा है। तो ऑफकोर्स आपकी एवरेज कॉस्ट जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होता है और बात का नजर भी नहीं आता कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो जनरली जो चलते हैं वो आपके, यानी कि अगर मैं एवरेज कॉस्ट का बनाऊं यहाँ पर, तो अगर तो मैं इसमें कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल को ना लेकर तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसमें कांस्टेंट टर्म्स टू स्केल को ले आऊं, अगर ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है फॉर एग्जांपल, मैं अगर कांस्टेंट टर्म्स को स्केल को भी ले आऊं तो वो कुछ ऐसा होगा। मतलब आप, ये जो पीरियड आपको नजर आ रहा है जिसमें काफी देर तक जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो सेम रह रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी इकोनॉमी ऑफ स्केल या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल चल रहा है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल चल रहा है, और यहाँ पर आपका डिसअपॉइंटमेंट स्केल चल रहा है। तो ये फिर कर्व इस तरह का हो जाएगा, लेकिन जनरली चूंकि वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है तो उसे दिखाया भी नहीं जा सकता कि यही एवरेज कॉस्ट मेंटेन हो रही है। मतलब मिनिमम कॉस्ट पे आप पहुंचते हैं और साथ ही अगले ही लम्हे जब आप आउटपुट बढ़ाते हैं तो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। आगे लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है, लेकिन उससे पहले इस पे कोई सवाल है तो मुझे बता दो। नो सर। नहीं है, ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन की जब हम बात करें तो वही, उसमें भी आपके सारे फैक्टर वेरिएबल हैं, सारी बात है। और कॉस्ट फंक्शन आपको पता है कि इसमें हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो मैं अभी आपको बनाई भी थी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के लिए SRC का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और लॉन्ग रन के लिए LRAC का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और दोनों ही अगर आप जो आउटपुट बढ़ाते हैं तो कम होते हैं, लेकिन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के कम होने की वजह एक बात के, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होते हैं ऐसे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिश शेप्ड होते हैं ऐसे। उनका टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है, जाहिर तो लॉन्ग रन है वो शॉर्ट रन है, लेकिन शॉर्ट रन में जो कॉस्ट कम हो रही है और बढ़ रही है उसकी वजह कोई और है, और लॉन्ग रन में जो एवरेज कॉस्ट कम हो रही है और बढ़ रही है उसकी वजह कुछ और है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नीचे देखें ये, तो मैंने ये डायग्राम चूंकि पहले ही बना दी है तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये आ गया ना डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व और थ्रू शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, इसको देख लेते हैं। अच्छा, हम ना डायग्राम से शुरू करते हैं, फिर देख लेंगे, अगर बनानी है तो बना भी लूंगा, बना भी दूंगा आपको। हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व डिराइव कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट में क्या है, आपके पास सब कुछ भूल जाओ अभी, आपने एक तरफ वाई एक्सिस पे कॉस्ट ले ली और आपने एक्स एक्सिस पे आउटपुट ले लिया। आपके पास सबसे पहले लेट से कि आपके पास एक प्लांट है, प्लांट नंबर 1, जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर आपके पास एक प्लांट नंबर 2 है, और फिर आपके पास एक प्लांट नंबर 3 भी है। ये अभी है नहीं, आ जाएंगे। प्लांट नंबर 1 में आप जब ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है आपकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है, और आपकी एक बिल्डिंग है, कैपिटल है, तो आपके बाकी फैक्टर फिक्स्ड है, और लेबर है जो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो शॉर्ट रन की बात हो रही है, तो उसमें आपका ये, आप पहले ये देखें SMC1, ये क्या है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट करो। तो ये रेड है, ये पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है आपको पता है इसकी शेप इस तरह की ही होती है। और नॉर्मली तो मार्जिनल कॉस्ट का पूरा पहले नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि नीचे जब जा रहा होता है ना तो हम वो वाला पोर्शन नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, और बुक्स में भी वो ज्यादातर इग्नोर हुआ हुआ नजर आता है, जिस तरह यहाँ पर भी नजर आ रहा है आपको। उसकी वजह यही है कि मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है तो फायदा है, तो वो आपके लिए उतना सिग्निफिकेंट है ही नहीं। जब बढ़ती है प्रॉब्लम तब होता है ना, तभी आपको डिसीजन लेना होता है। कम हो रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपको, इसीलिए वो नहीं दिखाते उस तरह से। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो है वो आपकी वो हमें SMC1 नजर आ रही है, और हमने उसमें फिर SAC1 भी बनाया है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को, और वो जारी में तो उसको मिनिमम पॉइंट पे टच कर रही है, हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, आप जब आउटपुट में इजाफा करते जा रहे हैं
आप जीरो से Q1 की तरफ जा रहे हैं। जब आप Q1 पे पहुंचते हैं, वो पॉइंट ये है, अभी लॉन्ग रन नहीं बना हुआ, ठीक है, आप लॉन्ग रन को भूल जाओ, अभी सिर्फ इन दो कर्व्स को याद रखो, ब्लू और रेड, SMC1 और SAC1। अच्छा, और वो जारी बता उसको, ये जो पॉइंट है ये भी देख के ही बनाना होता है कि जब SMC इंटरसेक्ट करती है SAC1 को, उस वक्त SAC यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इन मिनिमम पॉइंट पे होता है। हमने ये पढ़ा हुआ है तो जब हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी पढ़ रहे थे। अच्छा, जब आप पहुंचे हैं पॉइंट ए पर या आउटपुट लेवल Q1 पे, तो आपने रियलाइज किया कि हमारी कॉस्ट तो कम हो रही है, तो हम क्यों ना, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो क्यों ना हम एक और प्लांट लगाएं। ठीक है, आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रही है, तो आप उसी वक्त यहां से शिफ्ट हो जाएंगे आगे। तो इसका मतलब है ये आपका जो यहाँ पर लॉन्ग रन भी आप देखिए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का वहां टेंजेंट बना रहा है, लेकिन वो टेंजेंट कहाँ बना रहा है, SAC1 के साथ, कि अभी SAC1 और कम हो सकती है, लेकिन कम हो रही है, आपने पहले ही प्लांट नंबर 2 पे चले गए, और उससे क्या हुआ कि आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो मजीद कम हो गई, आपको वो कॉस्ट एडवांटेज हो रहे हैं, कौन से वाले, इकोनॉमी और स्केल वाले। अच्छा, आप पहुंच गए प्लांट नंबर 2 पे, प्लांट नंबर 2 पे अब आप चूंकि आपने एक और प्लांट लगा लिया है, और वहां पर आप क्या करते हैं कि जब आप वहां पे भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको, क्या कहते हैं, मतलब प्रोडक्शन आपने ये करते जा रहे हैं ना, ये गिरता जा रहा है, अब आप पहुंचे पॉइंट बी पे या आउटपुट Q2 पे। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का भी मिनिमम पॉइंट पे, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो आप ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसको, इससे टेंजेंट बनाता हुआ गुजरेगा। इसी को बोल रहे हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल, कि ये वो पॉइंट है जहां पर हर फर्म ऑपरेट करना चाहिए। वो प्लांट नंबर 2 को लगाएगी, और प्लांट नंबर 2 के एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आगे जाएगी तो एक तो ये कि देखो, आगे एवरेज कॉस्ट भी ऊपर को जाने लगी है, जो शॉर्ट रन है वो भी। अच्छा, आपने क्या किया, प्लान नंबर 3 लगा लिया, लगा ले, तो उससे क्या होगा, दोनों तरफ प्रॉब्लम होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी आ जाएगा, और कि आप आउटपुट जो प्लान नंबर 3 को आगे एक्सेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि आप, और जो डिस्काउंट स्केल है वो भी आएगा। तो आप देखें, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कहाँ पे टेंजेंट बना रहा है, पॉइंट सी पे, यानी कि आउटपुट Q3 पे, जबकि आपका जो शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो रही है वो यहाँ पे हो रही है। तो आप वहां, इसका मतलब है कि वो ये जो आपका आउटपुट Q3 है आप वहां प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का बनाया है वो कैसे बनाते हैं, कि पहले प्लांट नंबर 1 पे एवरेज कॉस्ट गिर रही है, मिनिमम पे नहीं पहुंची, तो आपने दूसरा प्लांट लगा दिया, प्लांट नंबर 2 पे आप मिनिमम पे पहुंच गए, इससे आगे आपको नहीं जाना, जाएंगे तो अच्छा, बीच में ना और भी मैंने सीधा जंप करके मैं चला गया हूँ कि एवरेज कॉस्ट जो है ना वो पॉइंट सी पे, जहां पर एवरेज जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट का है वो बढ़ती भी नजर आ रही है, तो बीच में मैंने कुछ कर्व मिस भी कर दिए, मतलब मैंने स्किप कर दिए। वो ये होगा कि हो सकता है आप वहाँ अभी मिनिमम पे है ना, हो सकता है आप थोड़े से आगे चले जाएं अगले प्लांट पे, अगर 3 से पहले भी कोई प्लांट है, ये 3 नहीं है, 5 एफर्ट किया, तो 3 पे आप थोड़े से, आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ गई, 4 पे और बढ़ गई, और यहाँ पे आगे फिर आपकी एवरेज कॉस्ट शॉर्ट रन भी बढ़ती भी नजर आ रही है आज जहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का भी, क्योंकि वहीं पे आपने टच करता हुआ दिखाना है, तो ये बिजनेस के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो बिजनेस जो है वो पॉइंट बी पे यानी कि Q2 पे ही ऑपरेट करेगा। तो आपने लॉन्ग रन, जब आपने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का बना लिए, तो आपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का बनाते हुए दिखाना है कि जब टेंजेंट बनाएंगे प्लांट नंबर 1 पे, तो आपने वहां टेंजेंट बनाना है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, जहाँ पे SAC या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो अभी कम हो रहा है, और दूसरे पे वो अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है, और तीसरे पे वो अपने मिनिमम पॉइंट से ऊपर निकल गया है। तो ये सूरत हाल, इस तरह से आपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का बनाना है, और ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिक स्केल को भी दिखा रहा है, डिस्काउंटिंग स्केल को भी दिखा रहा है, और डिराइव हम इस तरह से करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को। और इसमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न भी आ रहे हैं, इकोनॉमी स्केल और डिस्काउंटिंग स्केल भी आ रहे हैं। जी, सवाल क्या है। सर मुझे ये ग्रीन वाला कर्व समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ओके, वो ग्रीन वाला जो कर्व है ना, वो इस तरह से है कि चूंकि लॉन्ग रन की जब आप बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम पे है, हम ये क्यों कह रहे हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यानी कि SAC2 जो है वो मिनिमम पे है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन क्या है, MC इज इक्वल टू AC।
जब भी ये कंडीशन मीट होगी, एवरेज कॉस्ट कर्व अपने मिनिमम पॉइंट पे होगा। तो एस एम सी टू जो है, वो SAC2 को जहां से इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पर ही वो ही Q2 का पॉइंट है। तो शॉर्ट रन में तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो रही है, तो हमें लॉन्ग रन में भी तो दिखानी है ना। खाली कह देना कि यहाँ पर कॉस्ट मिनिमम हो रही है काफी नहीं है। तो आपको लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व का एक कर्व बनाना होगा, ताकि उसको दिखाएंगे कि वो उसी पॉइंट पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कट कर रहा है। तो ये भी शो कर रहा है कि लॉन्ग रन में भी एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे है। तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में दोनों में आप अपनी एवरेज कॉस्ट आपकी मिनिमम पे होती है। जी। सर प्लांट वन और प्लांट शॉर्ट रन मिनिमम पॉइंट पे और लॉन्ग रन मिनिमम पॉइंट पे नहीं है। लॉन्ग रन में भी एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे है, और शॉर्ट रन में भी एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे है। मैंने ये कहा है ना। सर प्लांट वन और प्लांट थ्री के केस में। नहीं नहीं, प्लांट टू के केस में। सर मुझे प्लांट टू तो समझ आ गया, मैं पूछ रही हूँ कि प्लांट वन और प्लांट थ्री के केस में इसीलिए एफिशिएंट पॉइंट नहीं है क्योंकि लॉन्ग रन में मिनिमम पॉइंट पे नहीं है। इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ, इसीलिए तो आप इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करना चाह रहे हैं, और तभी आप अपने स्केल को बढ़ा रहे हैं। कि आप कह रहे हैं कि हम फर्दर, और अगर आप लेट से उसी प्लांट पे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप